हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की क्लास में हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उन 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर को हम डिटेल में जानेंगे, जो आपके क्लास 12 अकाउंटेंसी से है। अगर आपको एग्जाम से पहले डर लग रहा है, आपको ये कंफ्यूजन है कि एग्जाम से पहले किन किन क्वेश्चन का मैं रिवीजन करूं, कौन से क्वेश्चन को पढ़ लूं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट ना जाए, तो आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में मिलेगा। आप निश्चिंत होकर इन 50 क्वेश्चन के आंसर को देख ले, वीडियो को अंत तक देखें और एग्जाम से पहले इसे बस रिवीजन कर ले। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और कोशिश कीजिए कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को आप समझ पाए, याद कर पाए और एग्जाम से पहले इसको रिवीजन कर पाए। यहाँ पर मैंने पूरे सिलेबस को कवर किया है, पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। चलिए तो बिना देर के हुए क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं इन 50 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर को डिटेल से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, साझेदारी का क्या अर्थ है? आंसर है, जब दो या दो से अधिक वयस्क व्यक्ति अपनी सहमति से किसी व्यापार को करने, उसके लाभों को आपस में बांटने एवं अपनी पूंजी एवं सेवा लगाने के लिए तैयार होते हैं, तो ऐसी संस्था को साझेदारी कहा जाता है। तो साझेदारी का क्या अर्थ है? जब दो या दो से अधिक वयस्क व्यक्ति मतलब 18 साल या उससे ऊपर के व्यक्ति आपस में सहमत होते हैं किसी व्यापार को करने के लिए और इस व्यापार से जो लाभ आएगा उसको आपस में बांटने के लिए, और इस व्यापार को करने के लिए वे अपनी पूंजी और सेवा को भी लगाने के लिए तैयार होते हैं, तो ऐसी संस्था साझेदारी संस्था कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, साझेदारी की किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए। तो आंसर है, पहला है दो या दो से अधिक व्यक्ति, प्रत्येक साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि कोई अकेला व्यक्ति स्वयं का साझेदार नहीं हो सकता। और दूसरी विशेषता है अनुबंध या समझौता। साझेदारी में सभी साझेदारों के बीच अनुबंध, समझौता, सहमति, ठहराव, अनेक इसके नाम है, ये जरूर होना चाहिए और ये अनुबंध लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसे साझेदारी का अंतर्नियम कहा जाता है? आंसर होगा, साझेदारी संलेख को साझेदारी का अंतर्नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, साझेदारी संलेख में शामिल किन्हीं दो बातों को बताइए। तो इसका आंसर होगा, पहला फर्म का नाम, पता एवं मुख्य व्यवसाय, और दूसरा सभी साझेदारों के नाम व पते। तो साझेदारी संलेख में ये दोनों बातें भी शामिल होती हैं। पांचवा है, क्या साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य है? आंसर होगा, नहीं। आप बिना साझेदारी संलेख के भी साझेदारी व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्या साझेदारी समझौता का लिखित होना आवश्यक है? आंसर है, नहीं, क्योंकि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार कोई भी साझेदारी फर्म साझेदारी समझौता लिखित या मौखिक दोनों रूपों में रख सकती है। इसके लिए कानून में किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए आंसर होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या साझेदारी संलेख का पंजीयन कराना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा, नहीं, क्योंकि साझेदारी संलेख का पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है। आप साझेदारी व्यापार अपने साझेदारी संलेख का रजिस्ट्रेशन करा भी सकता है और नहीं भी करा सकता है। यदि वो अपने साझेदारी संलेख का पंजीयन करा लेता है तो उसे अनावश्यक विवादों से छुटकारा मिल जाता है और किसी भी तरह की परेशानी होने पर ये संलेख गवाह या साक्षी के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभों का बंटवारा किस प्रकार होगा? तो आंसर होगा, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभों का बंटवारा बराबर बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज कितना प्रतिशत दिया जाएगा? तो आंसर होगा, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज 6% की दर से दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, साझेदारों के पूंजी खाते का लेखा करने की कितनी और कौन कौन विधियां हैं? आंसर है, साझेदारों के पूंजी खाते का लेखा करने की 2 विधि है। पहला है अस्थायी या परिवर्तनशील पूंजी विधि, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और दूसरा है स्थायी पूंजी विधि, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्वेश्चन नंबर 11, नए साझेदार की लाभ की गारंटी से क्या आशय है? जब सभी पुराने साझेदारों द्वारा या किसी एक पुराने साझेदार द्वारा नए साझेदार को एक न्यूनतम लाभ की गारंटी दी जाती है और उसे विश्वास दिलाया जाता है कि किसी भी स्थिति में यदि गारंटी की राशि से उसे कम लाभ में हिस्सा मिलेगा, तो गारंटी की राशि एवं लाभ प्राप्ति राशि के अंतर की भरपाई गारंटी देने वाला साझेदार करेगा, तो इस स्थिति को नए साझेदार की लाभ की गारंटी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि सभी पुराने साझेदार या किसी एक पुराने साझेदार द्वारा यदि किसी नए साझेदार को यह गारंटी दी जाती है कि आपको हर एक स्थिति में फर्म के लाभ का एक निश्चित हिस्सा मिलेगा
और यदि वह निश्चित हिस्सा नहीं मिल पाता है और जितनी राशि कम पड़ती है तो उतनी राशि की भरपाई गारंटी देने वाला साझेदार करता है। इसे एक छोटा सा एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ए बी दो पार्टनर है, इन्होंने सी को गारंटी दिया कि आपको किसी भी वर्ष में लाभ में 1/4 हिस्सा या 50,000 रुपए की गारंटी दी जाती है। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि हर एक स्थिति में सी को 50,000 लाभ में हिस्सा मिलेगा। यदि किसी वर्ष लाभ में उसका हिस्सा 50,000 से कम, मान लीजिए 40,000 ही मिल पाता है, 50,000 माइनस 10,000 जो उसके अंतर की राशि है उसकी भरपाई जो गारंटी दिया है वह करेगा। दोनों ए और बी दोनों ने गारंटी दे रखी है तो ए और बी दोनों करेंगे, और यदि सिर्फ बी ने गारंटी दे रखी है तो उसकी भरपाई सिर्फ बी करेगा। और वो गारंटी की भरपाई किस प्रकार करेंगे, किस अनुपात में करेंगे, इसका निर्णय भी पुराने साझेदार पहले से कर लेते हैं। लेकिन यदि स्थिति ऐसी हो कि उन्हें 50,000 की गारंटी जो दी गई है उससे ज्यादा लाभ के बंटवारे में उसे मिल जाए, मान लीजिए कि लाभ अधिक होता है और सी को 50,000 की जगह में 70,000 लाभ में हिस्सा मिल जाता है, तो उस स्थिति में उस वर्ष किसी भी साझेदार के द्वारा गारंटी की राशि की क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी, क्योंकि जितने की गारंटी दी गई है उससे ज्यादा ही उस गारंटी प्राप्त साझेदार को मिल गया है, इसलिए कोई एडजस्टमेंट या किसी प्रकार का कोई लेखा नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस लेखांकन मानक के अनुसार ख्याति का लेखांकन किया जाता है? तो आंसर है लेखांकन मानक 26 के अनुसार ख्याति का लेखांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, साझेदारी फर्मों द्वारा अंतिम खाते बनाते समय कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं? आंसर होगा साझेदारी फर्मों द्वारा अंतिम खाते बनाते समय निम्न खाते बनाए जाते हैं। पहला व्यापारिक खाता ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा लाभ हानि विनियोजन खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चौथा आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 14 है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों को बताइए। साझेदारी संलेख के अभाव में 5 प्रकार के नियम लागू होते हैं, जिसमें पहला है सभी साझेदारों के बीच लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर किया जाएगा। दूसरा, किसी भी साझेदार को फर्म के कार्य करने के लिए कोई वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तीसरा, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। चौथा, साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। और पांचवा, साझेदारों द्वारा किए गए ड्राइंग पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो ये पांचों नियम साझेदारी संलेख के अभाव में किसी साझेदारी फर्म के द्वारा फर्म में लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के नाम बताइए। तो ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधि है, जिसमें पहला है औसत लाभ विधि एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है अधिलाभ विधि सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है पूंजीकरण विधि कैपिटलाइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 16 है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का क्या अर्थ है? आंसर होगा वह स्थिति जब फर्म तो चालू रहती है लेकिन साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में अर्थात उनके आर्थिक संबंधों में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, किन किन दशाओं में किसी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है? तो साझेदारी फर्म में अनेक ऐसी दशाएं आती हैं जिस समय साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना आवश्यक हो जाता है। ये दशाएं हैं, पहला, जब वर्तमान सभी साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाए। दूसरा, जब फर्म में किसी नए साझेदार का प्रवेश हो। तीसरा, जब फर्म से कोई वर्तमान साझेदार अवकाश ग्रहण करता है। चौथा, जब किसी वर्तमान साझेदार की मृत्यु हो जाए। और पांचवा, जब 2 या 2 से अधिक फर्में आपस में एकीकरण करके एक नई फर्म बनाती है, तो इन परिस्थितियों में फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, त्याग अनुपात सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? आंसर है जब पुराने साझेदारों द्वारा अपना कुछ हिस्सा नए साझेदार को दिया जाता है या उनके लिए त्याग किया जाता है, तो जिस अनुपात में वे अपने हिस्से का त्याग करते हैं उसे ही त्याग अनुपात यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहा जाता है। और त्याग अनुपात निकालने का फॉर्मूला है त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन नंबर 19, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है? आंसर है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने से जब किसी साझेदार के हिस्से में वृद्धि होती है तो वह जिस अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है तो उसे लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। लाभ प्राप्ति अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 20, नए साझेदार के प्रवेश का क्या अर्थ है? आंसर है
किसी साझेदारी फर्म में नए सदस्य का स्वामी के रूप में प्रवेश होना नए साझेदार का प्रवेश कहलाता है। नए साझेदार के प्रवेश होने से साझेदारों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? आंसर होगा संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, दायित्वों के पुनः निर्धारण, आलिखित संपत्तियों एवं दायित्वों का लेखा करने के लिए साझेदारी फर्मों द्वारा जो खाते तैयार किए जाते हैं उसे पुनर्मूल्यांकन खाता यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट या लाभ हानि समायोजन खाता प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहा जाता है। यह एक नाम मात्र खाता है क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन से होने वाली लाभ हानि को प्रदर्शित करता है। चूंकि इसका संबंध लाभ या हानि से होता है इसलिए यह एक नॉमिनल अकाउंट है। पुनर्मूल्यांकन खाता से प्राप्त लाभ या हानि को वर्तमान साझेदारों के पूंजी खाते में उनके लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट, किन किन परिस्थितियों में किसी नए साझेदार की आवश्यकता पड़ती है? तो ऐसी अनेक परिस्थितियां हैं जब किसी साझेदारी फर्म में नए साझेदार की आवश्यकता पड़ती है। इसमें पहला है जब व्यवसाय के विस्तार के लिए पूंजी बढ़ानी हो। दूसरा, जब व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन के लिए कोई योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो। तीसरा, जब किसी विख्यात व्यक्ति को साझेदार बनाकर व्यापार की ख्याति में वृद्धि करनी हो। चौथा, जब निष्ठावान कर्मचारी को प्रोत्साहित करना हो। तो इन परिस्थितियों में किसी साझेदारी फर्म में नए साझेदार की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 23, साझेदार के अवकाश ग्रहण का क्या अर्थ है? आंसर है जब कोई साझेदार फर्म से अपना हिसाब कर फर्म छोड़ देता है एवं फर्म से अपना संबंध समाप्त कर देता है तो इसे साझेदार का अवकाश ग्रहण कहा जाता है। अवकाश ग्रहण वह सभी साझेदारों की सहमति से या समझौता के अनुसार कर सकता है। तो इस प्रकार साझेदार का अवकाश ग्रहण साझेदार का फर्म से अलग होना है। क्वेश्चन नंबर 24, फर्म के विघटन का क्या अर्थ है? आंसर है फर्म के विघटन का अर्थ है फर्म के व्यवसाय का बंद हो जाना एवं सभी साझेदारों का फर्म से संबंध समाप्त हो जाना। फर्म के विघटन होने से फर्म की संपत्तियों की बिक्री की जाती है, सभी दायित्वों का भुगतान किया जाता है और फर्म की सभी लेखा पुस्तकों को बंद कर दिया जाता है। फर्म का विघटन ऐच्छिक भी हो सकता है और अनिवार्य भी हो सकता है। तो इस प्रकार फर्म के विघटन का अर्थ होता है फर्म का बंद होना। क्वेश्चन नंबर 25, वसूली खाता रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? वसूली खाता एक नॉमिनल अकाउंट है। इसे साझेदारी फर्म के विघटन पर बनाया जाता है। वसूली खाता बनाने का उद्देश्य विघटित फर्म के लेखा पुस्तकों को बंद करना एवं संपत्तियों से प्राप्त वसूली व दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ हानि का पता लगाना है। वसूली खाते से प्राप्त लाभ या हानि को सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट वह अकाउंट है जब किसी साझेदारी फर्म का विघटन होता है उस स्थिति में बनाया जाता है और फर्म की सभी लेखा पुस्तकों को बंद करके संपत्तियों की बिक्री की जाती है, उनसे जो वसूली प्राप्त होती है उससे दायित्वों का भुगतान किया जाता है और दायित्व के भुगतान होने के बाद कुछ लाभ बचते हैं तो वो आपस में सभी साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कंपनी या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का अर्थ एवं विशेषताओं को समझाइए। कंपनी व्यवसायिक संगठन का सबसे बड़ा रूप है। कंपनी लाभ कमाने के लिए बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित रहती है। ये अंश एक दूसरे को हस्तांतरण भी किए जा सकते हैं। कंपनी एक अदृश्य अमूर्त कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में है। यह प्राकृतिक व्यक्तियों की तरह अनुबंध कर सकती है, हस्ताक्षर कर सकती है, बैंक में खाता खोल सकती है। चूंकि इसका निर्माण विधान द्वारा होता है इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। कंपनी को संयुक्त पूंजी वाली कंपनी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ असीमित अंशधारियों की पूंजी लगी होती है। कंपनी को निगम कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार कंपनी का अर्थ हम लोगों ने जाना। आगे कंपनी की विशेषताएं। पहली विशेषता ऐच्छिक संस्था। कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यक्तियों की बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। दूसरी विशेषता है सीमित दायित्व। कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। तीसरा है कृत्रिम व्यक्ति।
कंपनी का निर्माण विधान द्वारा होता है। इसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में ही है और यह एक व्यक्ति की तरह अनुबंध कर सकती है, हस्ताक्षर कर सकती है एवं बैंक में खाता खोल सकती है, इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। चौथी विशेषता है सार्वमुद्रा। कंपनी के पास एक सार्वमुद्रा होती है जिसका किसी प्रलेख पर लग जाने पर उसे कंपनी का हस्ताक्षर माना जाता है और उसके लिए कंपनी उत्तरदायी हो जाती है। पांचवी विशेषता अंशों की हस्तांतरणीयता। कंपनी की पूंजी अंशों में विभाजित रहती है और ये अंश एक दूसरे को हस्तांतरणीय होते हैं। छठी विशेषता है स्थायी अस्तित्व। एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी कभी नहीं मरती है। कंपनी का समापन भी विधान द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार कंपनी का अर्थ एवं विशेषता के बारे में हम लोगों ने रिवीजन किया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। निजी कंपनी से क्या समझते हैं? निजी कंपनी से आशय उस कंपनी से है जिसका स्वामी कोई निजी व्यक्ति होता है, सरकार नहीं। इसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। निजी कंपनी के अंश जनता को आमंत्रित नहीं किए जाते हैं। निजी कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट शब्द लिखना अनिवार्य होता है। इसमें कम से कम 2 सदस्य एवं अधिक से अधिक 200 सदस्य होते हैं। इसमें कम से कम 2 संचालक होने चाहिए एवं अधिक से अधिक 15 संचालक होने चाहिए। तो इस प्रकार की कंपनी निजी कंपनी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 28, सार्वजनिक कंपनी से क्या आशय है? सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है जिसका स्वामी सरकार होता है। इसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 एवं अधिकतम संख्या निर्गमित अंशों की संख्या होती है, अर्थात असीमित होती है। इसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। यह जनता को अंश एवं ऋण पत्र निर्गमित करती है। इसके अंश हस्तांतरणीय होते हैं। इसे अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य होता है और इसमें कम से कम 3 संचालक एवं अधिकतम 15 संचालक होते हैं। तो इस प्रकार की कंपनी को सार्वजनिक कंपनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, पार्षद सीमा नियम क्या है? पार्षद सीमा नियम वह प्रलेख है जिसे कंपनी के पंजीयन के समय जमा करना अनिवार्य होता है। इसमें कंपनी के कार्य क्षेत्र, कंपनी के अधिकार, कंपनी का उद्देश्य एवं पूंजी की पूर्ण व्याख्या की गई होती है। इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत तैयार किया जाता है। यह कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है और यही कारण है कि इसे कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि कंपनी का चार्टर कंपनी का पार्षद सीमा नियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, पार्षद अंतर्नियम क्या है? पार्षद अंतर्नियम में कंपनी के पार्षद सीमा नियम में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु नियमों एवं उपनियमों का उल्लेख होता है। ये नियम एवं उपनियम कंपनी के प्रबंध एवं संचालन से संबंधित होते हैं। पार्षद अंतर्नियम कंपनी अधिनियम के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। इसमें कंपनी के सदस्यों के कर्तव्य एवं अधिकार दिए गए होते हैं। इसमें कंपनी की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार कंपनी का पार्षद अंतर्नियम पार्षद सीमा नियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए गए अंतर्नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रविवरण क्या है? आंसर है प्रविवरण एक ऐसा प्रलेख है जिसके द्वारा कंपनी के अंशों एवं ऋण पत्रों को क्रय करने हेतु जनता से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। प्रविवरण को सही तथ्यों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें कंपनी के बारे में पूरी जानकारी रहती है और इन्हीं जानकारी के आधार पर जनता कंपनी के अंशों एवं ऋण पत्रों को खरीदने का निर्णय लेती है। क्योंकि स्टूडेंट जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उस सामान के बारे में हमें एक मैनुअल दिया जाता है। जो मैनुअल देखकर हम उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और डिसीजन ले पाते हैं कि हमें वह वस्तु खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। ठीक इसी प्रकार अंश खरीदने से पहले ग्राहक या जनता को उस कंपनी की समस्त सूचनाएं उस प्रविवरण के माध्यम से दे दी जाती है और इन प्रविवरणों की जानकारी लेकर ही जनता अंशों एवं ऋण पत्रों को खरीदने का निर्णय लेती है या नहीं लेती है। तो उसके आधार पर ही वह निश्चित कर पाती है कि उसे उस कंपनी के अंश खरीदने हैं या नहीं। यानी कि प्रविवरण उस कंपनी के बारे में पूरा विवरण प्रदान कर देता है और जनता को अंश एवं ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित करता है। तो इस प्रकार प्रविवरण भी किसी कंपनी के एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। क्वेश्चन नंबर 32, अंश एवं ऋण पत्र में अंतर बताएं। अंश एवं ऋण पत्र में मुख्य अंतर है, पहला अंश पूंजी के भाग होते हैं और ऋण पत्र ऋण के भाग होते हैं। दूसरा अंशधारी, जो अंश खरीदता है उसे अंशधारी कहा जाता है और अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं।
उसी प्रकार ऋण पत्र खरीदने वाले को ऋण पत्रधारी कहा जाता है और ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। तीसरा है अंशधारी को प्रबंध संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं और ऋण पत्रधारी को प्रबंध संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। चौथा है अंशों पर लाभांश दिया जाता है जबकि ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है। अंश दो प्रकार के होते हैं, समतांश और पूर्वाधिकार अंश, जबकि ऋण पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार अंश एवं ऋण पत्र में ये मुख्य अंतर है। क्वेश्चन नंबर 33, अधिकृत पूंजी क्या है? अधिकृत पूंजी से आशय उस पूंजी से है जिसका उल्लेख कंपनी के सीमा नियम में होता है। तो आप याद रखिएगा, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आता है कि कंपनी के सीमा नियम में किस पूंजी का उल्लेख होता है। तो अधिकृत पूंजी का उल्लेख होता है। यह कंपनी की अधिकतम पूंजी है जो कंपनी द्वारा अपने पूरे जीवन काल में अंशों द्वारा प्राप्त की जाती है। इसे कंपनी की पंजीकृत पूंजी या नाम मात्र पूंजी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अंशों के प्रकार बताइए। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार एक कंपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकती है। पहला है समता अंश यानी कि इक्विटी शेयर और दूसरा है पूर्वाधिकार अंश यानी कि प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन नंबर 35, बकाया याचना यानी कि कॉल्सन एरियर क्या है? जब कोई अंशधारी कंपनी की सूचना प्राप्त होने के बाद भी आवंटन अथवा किसी याचना की राशि का भुगतान नहीं करता तो इसे बकाया याचना या कॉल्सन एरियर कहा जाता है। जैसे राम 1000 अंशों का धारक है, प्रथम याचना की राशि 2 रुपया प्रति अंश देय है, वह नहीं चुकाता है, तो 1000 इंटू 2 2000 रुपया को बकाया याचना यानी कि कॉल्सन एरियर कहा जाएगा। तो इस प्रकार जिस याचना की राशि कोई अंशधारी नहीं चुका पाता है और जितने रुपये से नहीं चुका पाता है वह राशि कॉल्सन एरियर कही जाती है। प्रायः बकाया याचना यानी कि कॉल्सन एरियर के लिए कोई भी खाता नहीं खोला जाता है क्योंकि कंपनी अधिनियम में इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 36, अग्रिम याचना कॉल्सन एडवांस क्या है? कुछ अंशधारी कभी कभी जिस याचना की राशि मांगी जाती है उससे अधिक रकम भेज देते हैं जो भविष्य की याचनाओं से संबंधित होते हैं। इस अतिरिक्त प्राप्त राशि को ही अग्रिम याचना यानी कि कॉल्सन एडवांस कहा जाता है। अग्रिम याचना का लेखा करने के लिए कॉल्सन एडवांस अकाउंट खोला जाता है और बैलेंस शीट में इसे लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार कॉल्सन एडवांस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, अंशों के अधिअभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन से आप क्या समझते हैं? जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों से ज्यादा अंशों के लिए जनता से आवेदन आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति को अंशों के अधिअभिदान यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। क्योंकि कंपनी जितना अंश जारी करती है उससे अधिक अंश जनता को आवंटित नहीं कर सकती है, इसलिए कंपनी को अपने द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या तक ही अंश आवंटित करने होते हैं। जैसे कंपनी द्वारा 10,000 अंशों को जनता को विक्रय हेतु निर्गमन किया गया, परंतु जनता से 15,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, तो इसे अंशों के अधिअभिदान यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा। यहाँ पर 5,000 जो है वो अधिअभिदान यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 38, अंशों के अल्प अभिदान अंडर सब्सक्रिप्शन से क्या समझते हैं? जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों से कम अंशों को क्रय हेतु जनता से आवेदन पत्र आते हैं तो इस स्थिति को अंशों के अल्प अभिदान यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। जैसे किसी कंपनी द्वारा 10,000 अंशों को जनता को निर्गमित किया गया और जनता द्वारा मात्र 8,000 अंशों का ही क्रय हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए, तो इस स्थिति को अल्प अभिदान यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अंशों के हरण से क्या आशय है? जब अंशों की राशि किस्तों में भुगतान की जाती है और किसी अंशधारी द्वारा एक या एक से अधिक किस्तों की राशि बार बार कंपनी द्वारा सूचना देने के बाद भी अंशधारी द्वारा नहीं चुकाया जाता है तो कंपनी द्वारा उस दोषी अंशधारी को दिए गए अंशों को जब्त उनका हरण कर लिया जाता है और अंशधारी द्वारा पूर्व में चुकाई गई राशि पर कंपनी का अधिकार हो जाता है और कंपनी द्वारा उस अंशधारी का नाम सदस्य रजिस्टर से काट दिया जाता है और उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है एवं पूर्व में अंशधारी को दिए गए अंश प्रमाण पत्र भी कंपनी द्वारा वापस मांग लिए जाते हैं। तो इस प्रकार अंशों के हरण से कंपनी अंशधारी की सदस्यता समाप्त कर देती है और उनसे अंश प्रमाण पत्र भी वापस ले लेती है।
क्वेश्चन नंबर 40, अंशों का पुनः निर्गमन से क्या आशय है? कंपनी द्वारा हरण किए गए अंशों को क्रय के लिए पुनः निर्गमित करना ही अंशों का पुनः निर्गमन कहलाता है। और जो व्यक्ति हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर क्रय करती है तो उस व्यक्ति का नाम एक अंशधारी के रूप में कंपनी के सदस्य रजिस्टर में कंपनी द्वारा लिख दिया जाता है। अंशधारी को कंपनी की ओर से अंश प्रमाण पत्र दिए जाते हैं और वे सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो अधिकार पूर्व के अंशधारी को प्राप्त थे। क्वेश्चन नंबर 41, वित्तीय विवरण से आशय एवं विशेषता क्या है? वित्तीय विवरण में व्यवसायिक वित्तीय सूचनाओं का उल्लेख रहता है। वित्तीय विवरण लेखांकन अवधि के अंत में बनाए जाते हैं, इसी कारण इसे लेखांकन का अंतिम उत्पाद भी कहा जाता है। वित्तीय विवरण में मुख्यतः दो प्रकार के विवरण शामिल किए जाते हैं, जिसमें पहला है आय विवरण या लाभ हानि विवरण, इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। दूसरा है आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। आय विवरण या लाभ हानि विवरण किसी संगठन की लाभोपार्जन क्षमता एवं आर्थिक चिट्ठा किसी संगठन की वित्तीय स्थिति को दर्शाती है। वित्तीय विवरण में निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला, वित्तीय विवरण भूतकालीन अवधि से संबंधित होते हैं। दूसरा, वित्तीय विवरण संगठन की सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करती है। तीसरा, वित्तीय विवरण विभिन्न लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सूचना प्रदान करती है। चौथा, वित्तीय विवरण में सरल, स्पष्ट एवं गैर तकनीकी शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। पांचवा, वित्तीय विवरण में केवल मौद्रिक मदों का ही लेखा किया जाता है। और छठा, वित्तीय विवरण लेखांकन तथ्यों पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार किसी वित्तीय विवरण में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वित्तीय विवरण के उद्देश्यों का वर्णन करें। वित्तीय विवरण लेखांकन सूचनाओं के स्रोत होते हैं। इन सूचनाओं का प्रयोग विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। लेखांकन सूचनाओं के मुख्य उद्देश्यों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें पहला है लेखांकन सूचना उपलब्ध कराना। वित्तीय विवरण के माध्यम से विभिन्न लेखांकन सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है और व्यवसाय की लाभ हानि एवं आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। वित्तीय विवरण से व्यवसाय की लाभ हानि एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है। दूसरा उद्देश्य है तुलनात्मक अध्ययन हेतु। दो या दो से अधिक वित्तीय विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन करके भविष्य के लिए विभिन्न योजनाओं के निर्माण में मदद मिलती है। तो इस प्रकार वित्तीय विवरण तुलनात्मक अध्ययन में मदद करता है। तीसरा, भावी लाभार्जन क्षमता का अनुमान लगाने में। वित्तीय विवरण व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता एवं वित्तीय स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं, जिसका अध्ययन एवं विश्लेषण करके एक निवेशक एवं अन्य हितधारक संस्था की भावी लाभों का अनुमान लगाकर अपने भावी विनियोग संबंधी निर्णय ले पाते हैं। तो इस प्रकार वित्तीय विवरण भविष्य में होने वाले लाभार्जन क्षमता का अनुमान लगाने में भी मदद करती है। चौथा है रोकड़ का अनुमान लगाने में। वित्तीय विवरण से इस बात की जानकारी मिल जाती है कि संगठन में किन किन स्रोतों से रोकड़ का आगमन होता है और रोकड़ का प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है। इसकी जानकारी लेकर भविष्य के लिए रोकड़ का अनुमान लगाना सरल हो जाता है। तो इस प्रकार वित्तीय विवरण रोकड़ के अनुमान लगाने में भी मदद करती है। पांचवा है संगठन के संसाधनों की जानकारी। वित्तीय विवरण किसी भी संस्था की संपत्तियों एवं सभी संसाधनों की जानकारी प्रदान करती है, क्योंकि वित्तीय विवरण में सभी संपत्तियों को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर निर्धारण हेतु। वित्तीय विवरण कर निर्धारण के लिए भी एक वित्तीय आधार के रूप में कार्य करते हैं। वित्तीय विवरण के आधार पर ही कर का निर्धारण करना आसान हो जाता है। तो इस प्रकार वित्तीय विवरण के अनेक महत्व हैं, अनेक उद्देश्य हैं, अनेक विशेषता हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वित्तीय विवरण की सीमाओं का उल्लेख करें। वित्तीय विवरण की अनेक सीमाएं हैं जो इस प्रकार है। पहला है ऐतिहासिक लागत। वित्तीय विवरण में जो भी सूचनाएं दी जाती है उनमें भूतकालीन अवधि की लागतों का उल्लेख रहता है। यही कारण है कि ये वर्तमान की स्थिति को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करती हैं, क्योंकि वह पिछली अवधि की डेटा से संबंधित होती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी सीमा है, क्योंकि यह भूतकालीन लागतों का उल्लेख करती है। दूसरा है निश्चित समय। वित्तीय विवरण एक निश्चित अवधि की ही आर्थिक स्थिति की जानकारी देती है। एक वित्तीय विवरण में आपको एक ही लेखांकन अवधि की जानकारी मिल पाती है। इस प्रकार यह भी वित्तीय विवरण की एक बहुत बड़ी सीमा है। तीसरा है गुणात्मक सूचनाओं का अभाव। वित्तीय विवरण सिर्फ आर्थिक सूचनाएं ही प्रदान करती है। इसमें गुणात्मक सूचनाओं जैसे श्रम की गुणवत्ता, श्रम प्रबंध
आदि की जानकारी नहीं देती है। इस प्रकार यह गुणात्मक सूचनाओं की अवहेलना करती है। चौथा है अनुमान पर आधारित। वित्तीय विवरण में अनेक तथ्य अनुमान पर आधारित होते हैं जो सत्य से बिल्कुल अलग होते हैं। पांचवा पॉइंट है तुलना की समस्या। विभिन्न लेखांकन विधियों के अपनाए जाने के कारण वित्तीय विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन करना कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार तुलना की समस्या भी एक वित्तीय विवरण की एक बहुत बड़ी सीमा है। तो इस प्रकार एक वित्तीय विवरण में निम्न सीमाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 44, तुलनात्मक वित्तीय विवरण से क्या आशय है? तुलनात्मक वित्तीय विवरण वित्तीय विवरणों के विश्लेषण हेतु प्रयोग की जाने वाली एक साधन है। जब दो या दो से अधिक वर्षों के वित्तीय विवरण को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए उसकी उनकी तुलना करके महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सके तो ऐसे विवरण को तुलनात्मक वित्तीय विवरण कहा जाता है। यह विवरण दो या दो से अधिक अवधियों के वित्तीय विवरणों की विभिन्न मदों में हुए परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता है। तो इस प्रकार तुलनात्मक वित्तीय विवरण तुलना करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 45, समान आकार के वित्तीय विवरण से क्या आशय है? समान आकार के वित्तीय विवरण वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का एक साधन है। इसे समरूप विवरण भी कहा जाता है। समान आकार के वित्तीय विवरण से आशय ऐसे विवरण से है जिसमें एक समान आधार पर विभिन्न मदों को प्रतिशत के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार समान आकार का वित्तीय विवरण भी वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का एक साधन होता है। क्वेश्चन नंबर 46, चालू अनुपात क्या है? चालू अनुपात से आशय ऐसे अनुपात से है जो किसी संस्था की चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के बीच के संबंध को बताती है। इसे कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहा जाता है। चालू अनुपात की गणना का उद्देश्य फर्म की अल्पकालीन देयता की शोधन क्षमता का माप करना है। इसे चालू संपत्तियों को चालू दायित्वों से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। तो चालू अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। चालू अनुपात का आदर्श अनुपात 2:1 होता है। यहाँ जो 2 है वह चालू संपत्ति को एवं जो 1 है वह चालू दायित्व को दर्शाता है। अर्थात किसी फर्म के पास चालू दायित्व की तुलना में चालू संपत्तियां दोगुनी होनी चाहिए, तभी वह अपने दायित्वों का भुगतान आसानी से कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, तरल अनुपात लिक्विडिटी रेशियो क्या है? तरल अनुपात से आशय ऐसे अनुपात से है जो किसी संस्था की तरल संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के बीच के संबंध को दर्शाती है। तरल अनुपात को शीघ्र अनुपात, अम्ल परीक्षण अनुपात एवं त्वरित अनुपात भी कहा जाता है। यह अनुपात किसी व्यवसायिक संगठन की अल्पकालीन शोधन क्षमता को बताती है। तरल अनुपात निकालने के लिए तरल संपत्तियों को चालू दायित्वों से भाग दिया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 1:1 को आदर्श तरल अनुपात माना जाता है। यह अनुपात यह बताती है कि फर्म की तरल संपत्तियां चालू दायित्वों का 1 माह के अंदर भुगतान करने में समर्थ है या नहीं है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे चालू अनुपात का जो आदर्श अनुपात था वो 2:1 था और तरल अनुपात का जो आदर्श अनुपात है वो 1:1 है। तरल अनुपात का मुख्य उद्देश्य फर्म के अपने अल्पकालीन दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का माप करना है। क्वेश्चन नंबर 48, ऋण शोधन क्षमता अनुपात यानी कि सॉल्वेंसी रेशियो क्या है? ऋण शोधन क्षमता अनुपात यह बताता है कि व्यवसायिक उपक्रम अपने दीर्घकालीन ऋणों को अपनी संपत्तियों में से भुगतान करने में समर्थ है या नहीं। दीर्घकालीन ऋण को अपनी संपत्तियों से भुगतान करने में समर्थ है या नहीं। इस प्रकार यह अनुपात दीर्घकालीन ऋण शोधन क्षमता के मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाती है। ऋण शोधन क्षमता अनुपात को दीर्घकालीन वित्तीय अनुपात भी कहा जाता है। तो इस प्रकार सॉल्वेंसी रेशियो क्या है इसे हमने जाना। क्वेश्चन नंबर 49, स्वामित्व अनुपात प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है? स्वामित्व अनुपात यह दर्शाती है कि संस्था की कुल संपत्तियों में स्वामियों का कितना भाग है। इस प्रकार यह अनुपात स्वामी कोष एवं कुल संपत्तियों के बीच के संबंध को बताती है। स्वामित्व अनुपात की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। इसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड या इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स
एक्सक्लूडिंग फिक्टिटियस एसेट्स। तो इस प्रकार प्रोप्राइटरी रेशियो की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? रोकड़ प्रवाह विवरण वह विवरण है जो दो अवधियों के बीच रोकड़ में हुए परिवर्तनों को बताता है कि किस किस कारण से संगठन में रोकड़ का अंतर्वाह हुआ तथा किस किस कारण से संगठन में रोकड़ का बहिर्वाह हुआ। इस प्रकार यह विवरण रोकड़ के स्रोत एवं प्रयोग को दर्शाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय विभिन्न क्रियाओं को 3 मुख्य क्रियाओं में बांटा गया है, जिसमें पहला है संचालन क्रियाएं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है निवेश क्रियाएं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा है वित्तीय क्रियाएं यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का यह 50 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे स्किप नहीं करें, इसे बार बार रिवीजन करें और एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाए, ताकि इसमें से जब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आए तो आप उसे आंसर दे पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।